Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. ये लास्ट पार्ट है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। इसके बाद हम इरिगेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाला था, बट उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो पहले हम उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम फ्लूइड को करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज शेयर फोर्स। Algebraic sum of vertical forces at any section of the beam to the right or left of the section is known as shear force, represented by SF. शेयर फोर्स डायग्राम क्या शो करती है? वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अलॉन्ग द बीम लेंथ। सेकंड इज बेंडिंग मोमेंट्स। बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय BM। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या शो करती है? वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग द बीम लेंथ। बीम्स हमारे पास जनरली 5 टाइप्स के होते हैं: कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। In case of cantilever beam, one end is fixed and other end is free. In case of simply supported beam, resting freely on the supports at both ends. Simply supported beam जो है वो freely rest करता है supports पे at both ends. Overhanging beam में क्या होता है कि जो end portion होता है वो extended होता है beyond the support. And in case of fixed beams, both ends are fixed. It is also known as built-in beam or encased beam. And the last is continuous beam. Continuous beam में क्या होता है कि दो से ज़्यादा supports होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स में हमारे पास फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। इट मीन्स डैट कि जब लोड जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करेगा देन द लोड इज नोन एज पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। सेकंड इज यूनिवर्सल लोड, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब क्या होता है कि जब लोड जो है यूनिफॉर्मली वेरी करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन द लोड इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के हमारे पास जनरली दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट इज it may be zero at one end and increases uniformly to the other end, then the load is known as triangular load. And the second is it is zero at both the ends and the maximum at the center. दोनों एंड्स पे जीरो होगा और सेंटर पे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनेट्स वेयर द लेंथ ऑफ द बीम रिप्रेजेंट्स एब्सिसा। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है उनको हम ऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ ऑफ बीम को हम एब्सिसा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी बीम पे वर्टिकल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा तो उसको हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स बिटवीन टू वर्टिकल लोड्स विल बी कांस्टेंट, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बोथ द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज जीरो। यहाँ पे जो केसेस हैं यही इसके इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। किस केस में क्या होता है? जैसे कैंटिलीवर बीम के केस में हम शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वैसे अगर हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, और हैंगिंग बीम के कैसे हम इनको ड्रॉ करते हैं। बाकी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है अगर आ सकते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, सिंपल आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो केसेस जो यहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है, किस केस में हम कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एक्टिंग एट फ्री एंड। उस केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है उसको हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली इट इज इक्वल टू W एंड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू W इंटू L। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम जब उस पर एक यूडियल लोड एक्ट करेगा उस केस में जो हम शेयर फोर्स डायग्राम है उसको हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई पैराबोलिक कर्व। इन केस ऑफ यूडियल लोड शेयर फोर्स एट एनी डिस्टेंस x इट इज इक्वल टू W इंटू एक्स एंड बेंडिंग मोमेंट इसके बराबर हो जाएगी W इंटू x by 2 or simply known as Wx square upon 2. Case third is shear force and bending moment diagram in case of cantilever beam in case of UVL load. In this case shear force diagram is represented by parabolic curve and bending moment diagram is represented by cubic curve. इस केस में अगर हमने शेयर फोर्स निकालनी होगी एट एनी डिस्टेंस x इट इज इक्वल टू WX स्क्वायर अपॉन 2L एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस x इज इक्वल टू माइनस WX क्यूब अपॉन 6L। इसमें जो ये केसेस और फॉर्मूलाज हैं यही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड बीम हमारे पास यहाँ पे है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है? अगर पॉइंट लोड जो है मिड पॉइंट पे एक्ट करता है उस केस में जो शेयर फोर्स होगी प्लस माइनस W/2 दैट इज इक्वल टू रिएक्शन एट स्पोर्ट्स, और यही वैल्यू जो होगी रिएक्शन एट स्पोर्ट्स के बराबर होगी। और बेंडिंग मोमेंट अगर हमने सेंटर पॉइंट पे फाइंड आउट करनी होगी इट इज इक्वल टू WL/4 और बेंडिंग मोमेंट एंड्स पे क्या होगी? जीरो होगी। शेयर फोर्स डायग्राम को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो रिप्रेजेंटेशन है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वो टाइप ऑफ बीम पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ लोड पे। पॉइंट लोड के केस में हम शेयर फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यूडियल लोड के केस में शेयर फोर्स को हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं
और बेंडिंग मोमेंट को हम पैराबोलिक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यूवीएल लोड के केस में हम शेयर फोर्स डायग्राम को पैराबोलिक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम क्यूबिक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इनकी वेरिएशन जो है वो जनरली डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ लोड पे, नॉट द टाइप्स ऑफ बीम। इन दिस केस बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट सेंटर वेयर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। नेक्स्ट केस इज अगर लोड जो होगा इसेंट्रिक पॉइंट लोड होगा, इसेंट्रिक मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर होगा, उस केस में शेयर फोर्स एट लेफ्ट टू द पॉइंट लोड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, W इंटू बी अपॉन एल, और राइट पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस W इंटू ए अपॉन एल। बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज इक्वल टू W इंटू ए इंटू बी अपॉन एल। नेक्स्ट इज अगर यूडीएल लोड एक्ट करेगा सिंपली सपोर्टेड बीम पे, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को। इट इज इक्वल टू प्लस माइनस WL अपॉन 2, इट इज इक्वल टू रिएक्शन एट फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, WL स्क्वायर अपॉन 8। इन दिस केस बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 एट वन एंड टू द सेंटर पॉइंट एज पर पैराबोलिक लॉ एंड डिक्रीजेज टू द 0 टुवर्ड्स द अदर एंड। अगर हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों एंड्स पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 ही होती है, चाहे कोई भी लोड एक्ट करे। अगर यूएल लोड जो है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एक्ट करेगा। अब इसमें दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस इज यूएल लोड व्हेन 0 इज एट एंड्स एंड W इज एट सेंटर। उस केस में हम शेयर फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन दिस केस शेयर फोर्स एट एंड्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस WL अपॉन 4 एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 12। टोटल लोड ऑन द बीम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लोड डायग्राम दैट इज इक्वल टू WL अपॉन 2 and shear force at any distance that is x, it is equal to plus minus WL upon 4 minus W into x square upon L. Second case is when 0 is at one end and W at other. In this case shear force at any distance x, it is equal to WL upon 6 minus W into x square upon 2L, and maximum bending moment is at a distance of L by root of 3. It is equal to WL square upon 9 into root of 3. Third is overhanging beam. Now in case of cantilever beam neither shear force diagram nor bending moment diagram changes its sign. कैंटिलीवर बीम के केस में ना ही शेयर फोर्स डायग्राम और ना ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करती है। बट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। अब शेयर फोर्स डायग्राम जो है किस पॉइंट पे साइन चेंज करती है, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। बट जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। एंड इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम बोथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। ओवरहैंगिंग बीम के केस में शेयर फोर्स डायग्राम भी साइन चेंज करती है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी साइन चेंज करती है। शेयर फोर्स डायग्राम जिस पॉइंट पे साइन चेंज करती है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिस पॉइंट पे साइन चेंज करती है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। बोथ दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बीम्स कैरिंग इंक्लाइंड लोड वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंक्लाइंड लोड में हमारे पास जनरली दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या काज करता है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या काज करता है, एक्सियल फोर्स और थ्रस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो सोम का है वो हमारे पास है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरली तीन मेथड्स आ जाते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलस मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर डिफरेंट लोड्स। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की अलग अलग वैल्यूज होती है डिफरेंट लोड्स के लिए। व्हेन द पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट फ्री एंड इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा एफ, इट इज इक्वल टू माइनस WL स्क्वायर अपॉन 2EI, और डिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ, इट इज इक्वल टू माइनस WL क्यूब अपॉन 3EI। वन पॉइंट लोड एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। उस केस में हम थीटा और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू माइनस WX स्क्वायर अपॉन 2EI एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू माइनस WX क्यूब अपॉन 3EI प्लस WX स्क्वायर अपॉन 2EI L माइनस x। जब यूडीएल लोड जो है ओवर द एंटायर कैंटिलीवर बीम पे एक्ट करेगा, उस केस में हम थीटा और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू माइनस स्मॉल WL क्यूब अपॉन 6EI एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू माइनस स्मॉल WL4 अपॉन 8EI। अगर हम यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल W में लिखेंगे तब फॉर्मूला हो जाता है थीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल WL स्क्वायर अपॉन 6EI एंड डेल्टा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल WL क्यूब अपॉन 8EI। बिकॉज कैपिटल W किसके बराबर होता है, स्मॉल W इंटू L के बराबर होता है। तो आपको अपनी मर्जी है कि आपने फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। When UDL load acts at a distance from the fixed end in case of cantilever beam, उस केस में हम थीटा और डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू माइनस WX क्यूब अपॉन 6EI एंड डेल्टा इज इक्वल टू माइनस स्मॉल WX4 अपॉन 8EI प्लस स्मॉल WX क्यूब अपॉन 6EI L माइनस x। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप अच्छे से देखना आप। नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोड एट डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। उस केस में थीटा और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
थीटा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI माइनस स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 6 EI। और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस स्मॉल डब्ल्यू एल 4 अपॉन 80I माइनस डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स की होल पावर 4 अपॉन 80I प्लस डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 6 EI इंटू एक्स। अंडर यूडियल लोड व्हेन 0 इज एट फ्री एंड डब्ल्यू इज एट फिक्स्ड एंड, उस केस में थीटा और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI रेडियंस में यहाँ पे निकलेगा ये, एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल 4 अपॉन 30 EI। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली स्पोर्टेड बीम्स। सिंपली स्पोर्टेड बीम के केस में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ ई इंटू आई अपॉन एम इज कॉन्स्टेंट देन द बेंडिंग विल बी सर्कुलर बेंडिंग। अब इसमें जो मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के वो कौन कौन से मेथड हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड एंड थर्ड इज मैकॉले मेथड। इन केस ऑफ सिंपली स्पोर्टेड बीम अगर पॉइंट लोड जो है सेंटर पे एक्ट करेगा, थीटा ए और थीटा बी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 EI, और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI। अगर लोड जो होगा इसेंट्रिक पॉइंट लोड होगा, उस केस में थीटा और डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू स्मॉल ए इंटू स्मॉल पी डिवाइडेड बाई 6 EI इंटू एल ए प्लस बी। और डेल्टा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 3 EI इंटू एल। डेल्टा मैक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डब्ल्यू इंटू स्मॉल बी डिवाइडेड बाई 9 इंटू रूट ऑफ 3 ई इंटू आई इंटू एल ए का स्क्वायर प्लस 2AB की होल पावर 3/2। अगर यूडियल लोड एक्ट कर रहा होगा सिंपली स्पोर्टेड बीम में, उस केस में डिफ्लेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और थीटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI 5WL4 अपॉन 384 EI। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मैकॉले मेथड इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकॉले मेथड जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल किस केस में है, पॉइंट लोड्स के केस में। रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का रिलेशन क्या है, स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx। बेंडिंग मूवमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E इंटू आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। शेयर फोर्स हमारे पास यहाँ पे हो गया E इंटू आई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, और लोड हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर हो जाता है, E इंटू डी 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4। मोमेंट एरिया मेथड के केस में अगर हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन पॉइंट्स डिवाइडेड बाई E इंटू आई, एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू A इंटू एक्स बार अपॉन E इंटू आई। ए हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड एक्स बार इज डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एरिया। एंड द लास्ट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रस। A structure made up of several bars or members riveted or welded together is known as frame or truss. फ्रेम्स हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, परफेक्ट फ्रेम एंड इनपरफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम में क्या होता है कि n जो होता है किससे बराबर होता है, 2j-3। इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज टर्मिनेट फ्रेम, एफिशिएंट फ्रेम एटसेट्रा। देन सेकंड इज इम्परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम में क्या होता है, इन दिस केस नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट सफिशिएंट टू कीप द स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स दैट n इज नॉट इक्वल टू 2j-3। इट इज आल्सो नोन एज डेफिशिएंट फ्रेम और इंडिटर्मिनेट फ्रेम। अब इसमें हमारे पास जनरली दो टाइप्स आ जाती है, डेफिशिएंट फ्रेम और रिडंडेंट फ्रेम। डेफिशिएंट फ्रेम में क्या होता है कि जो n होता है वो लेस देन होता है 2j-3, एंड इन केस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम n इज ग्रेटर देन 2j-3। बोथ दिस फ्रेम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देन कम्स assumptions मेड इन द एनालिसिस ऑफ फ्रेम। जब भी हम फ्रेम को एनालाइज करते हैं तो उसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्रेम जो है परफेक्ट है, इट कैरीज लोड एट जॉइंट्स एंड ऑल द मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ सपोर्ट्स ऑफ अ फ्रेम। सिंपली सपोर्टेड शोज नथिंग। फिक्स सपोर्ट के केस में जो आर की वैल्यू होती है वो 3 होती है, हिंज सपोर्ट के केस में जो आर की वैल्यू होती है वो 2 होती है, एंड इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट आर इज इक्वल टू 1। In case of roller sport, line of action of reaction will be at right angles to the roller base, and in case of hinge sport, line of action of reaction will depend upon the load system on the frame. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रेम। फ्रेम को हम कैसे एनालाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ फ्रेम का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन एट स्पोर्ट्स एंड फोर्सेज इन मेंबर्स इज नोन एज एनालिसिस ऑफ फ्रेम। अब रिएक्शन एट स्पोर्ट्स में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाई अप्लाइंग द कंडीशन दैट अप्लाइड लोड सिस्टम एंड इंड्यूस्ड रिएक्शंस आर इक्विलिब्रियम में, आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड फोर्सेज इन मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आ जाते हैं, मेथड्स ऑफ जॉइंट्स, मेथड्स ऑफ सेक्शंस एंड ग्राफिकल मेथड। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ जॉइंट्स। मेथड्स ऑफ जॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि आफ्टर डिटरमाइनिंग रिएक्शन जॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग ऑन जॉइंट इज इक्वल टू 0 एट जॉइंट नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेज। मेथड्स ऑफ जॉइंट्स के केस में एक जॉइंट पे 2 से ज़्यादा अननोन फोर्सेज नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स जो है जॉइंट को पुल कर रही है इट मीन्स डैट की फोर्स टेंजाइल है, अगर फोर्स जो है जॉइंट को पुश कर रही है इट मीन्स डैट की फोर्स जो है वो कंप्रेसिव फोर्स है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सेक्शन। इसमें क्या होता है, इट्स अ वेरी क्विक मेथड।
एज इट डजंट इन्वॉल्व द सोल्यूशन ऑफ अदर जॉइंट्स। मेथड्स ऑफ सेक्शन जो है क्विक मेथड है, क्योंकि ये उन जॉइंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं जिनका हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें हम उन्हीं जॉइंट्स को कंसिडर करते हैं जो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में। मोस्टली यूज्ड मेथड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन दिस केस सेक्शन लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मेंबर बट इट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 3 मेंबर्स हुज फोर्सेज आर टू बी डिटरमाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन लाइन को हमने इस तरह से ड्रा करना है कि वो 3 से ज़्यादा मेंबर्स को क्रॉस नहीं करनी चाहिए जिनको हमें डिटरमाइन करना है, जो अननोन है। अननोन फोर्स को डिटरमाइन किया जाता है बाय कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स इज पॉजिटिव देन द अजम्पशन इज करेक्ट एंड वाइस वर्सा। अब अगर हमने एज्यूम की कि एक फोर्स जो है टेंसाइल फोर्स है, जब हमने उसको कैलकुलेट किया, अगर वो पॉजिटिव आई इट मीन्स डैट की अजम्पशन करेक्ट है, अगर पॉजिटिव नहीं आई, अगर नेगेटिव आई इट मीन्स डैट की अजम्पशन इनकरेक्ट है। A section line can cut more than 3 members if the axes of 3 of them intersect at one point, making it possible to determine the force in fourth member by taking moments about common point of 3 members। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेक्शन लाइन जो है 3 से ज़्यादा मेंबर्स को भी कट कर सकती है। उस केस में हम क्या करते हैं कि फिर जो फोर्थ मेंबर से हमने फोर्स निकालनी होगी वो हम मोमेंट्स को कंसिडर करके फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट कॉमन पॉइंट ऑफ द 3 मेंबर्स। एंड द लास्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इट डजंट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू द मेथड्स ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ मेंबर्स हम देते हैं बाय मींस ऑफ बाउज नोटेशन एंड फोर्स इज रिटन विद कैपिटल लेटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। स्पेस डायग्राम, वेक्टर डायग्राम और फोर्स टेबल डायग्राम इसमें प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इफ 3 फोर्सेज एक्ट एट अ जॉइंट एंड 2 ऑफ देम आर अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन देन थर्ड फोर्स वुड बी 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर 3 फोर्सेज जो है एक जॉइंट पे एक्ट करेंगी और उनमें से 2 फोर्सेज जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेंगी, उस केस में जो थर्ड फोर्स होगी वो 0 होगी। Point second is if the frame carries horizontal loads then the support reaction at hinged end will be equal to horizontal reactions and vertical reactions। अगर फ्रेम में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड ही एक्ट कर रहा होगा उस केस में जो सपोर्ट पे रिएक्शंस आएंगी वो 2 ही रिएक्शंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस और वर्टिकल रिएक्शंस। बट इन केस ऑफ इंक्लाइंड लोड देन द सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज्ड एंड विल बी, अगर फ्रेम में इंक्लाइंड लोड एक्ट करेगा उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लोड के बराबर होगा। वर्टिकल रिएक्शन जो होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल वर्टिकल लोड माइनस रूलर सपोर्ट रिएक्शन। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ सॉन्ग। आई थिंक कि हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया वो आपको मैंने सारा का सारा क्लियर कर दिया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑन योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।